हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस सीरीज़ में। और ये एनसीईआरटी की सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं 6 से 12 तक की आपकी एनसीईआरटी इसमें कवर होगी। तो आज हमारा 6वां लेक्चर भी है और 6वां अध्याय भी। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसको जो एक चुनाव का एक दिन जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं समझने लायक। हम लोग शुरू करते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने, और यह बात हो रही है आपकी प्राचीन काल से के बारे में। तो आइए देखते हैं कि कुछ लोग राजा कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बने थे इसके बारे में हमने 5वें अध्याय में पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। अब आप 5वां अध्याय जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, 10 मिनट का है, आप जल्दी से समझ जाएंगे। अब देखिए, राजा का शासन जो चुना जाता था कैसे था, शासन प्रणाली कैसी थी, वंशानुगत थी या नहीं थी, तब नहीं थी। कुशल योद्धा के आधार पर, बहादुर व्यक्ति के आधार पर चुना जाता था प्राचीन काल में। वो तो बाद में जब वर्ण व्यवस्था बनी तब इस तरह वंशानुगत प्रक्रिया चालू हुई थी। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया कुछ परिवर्तन दिखाई दी। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। अगर उदाहरण की बात करें तो अश्वमेध जो यज्ञ होता है, आपको पता ही होगा, रामायण में भी अश्वमेध यज्ञ के बारे में दिखाया गया है। इसे शक्तिशाली होने का वो मिलता है कि जो अश्वमेध यज्ञ कराएगा उसको शक्तिशाली सबसे उस क्षेत्र में मान लिया जाएगा, अगर उसके घोड़े को कोई नहीं पकड़ेगा। अश्व मतलब घोड़ा होता है, आपको पता ही है। तो उदाहरण के लिए अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन था, और इसमें एक घोड़े को राजा दूसरों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था, और इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो उससे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की लड़ाई होती थी। आप रामायण में देखे ही होंगे। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो वह जो राज्य होता था उसके अधीन मान लिया जाता था। वह जो राज्य होता था वह अधीन मान लिया जाता था कि अश्वमेध यज्ञ जो कराया गया है उस राजा के अधीन वह राज्य हो जाएगा। अब देखिए, लोग यहाँ देखिए, वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ लड़ाई होती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, और इसके बाद राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था, और इसके लिए उनके उपहारों में सम्मिलित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, और यह यज्ञ आमंत्रित सभी राजा इसके लिए उपहार लाते थे। जो मतलब राजा आमंत्रित होते थे इस यज्ञ के लिए, वो उनके लिए उपहार लाते थे जो अश्वमेध कराता था। अब देखिए, इन सभी योजनाओं में राजा का मुख्य स्थान होता था, और राज सिंहासन पर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर उसे बैठाया जाता था, और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। ये बात आपको ध्यान में देनी है कि जो वो होता था सारथी, वही उसका सहचर भी होता था। इस यज्ञ के अवसर पर वह राजा जो होता था उसकी की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था, और मतलब जो सारथी होता था राजा के संग संबंधित खासकर उसकी रानी पुत्र को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था, और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान भी करवाता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। विष जो होता था, वैश्य मतलब जो पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, व्यापारी थे, उनको वैश्य कहा जाता था। और दास तो आपको पता ही है। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे वे अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो सकते थे। आप इसको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आर्यवेद, सामवेद, अथर्ववेद आपको जानते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना नदी
के कई ग्रंथ रचे गए। और ऋग्वेद की बात अगर हम करें तो ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। और इसके अंतर्गत सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों के विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपादन की विविधताएं बताई गई हैं। इनके सामाजिक विज्ञापनों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्होंने पुरोहित, युद्ध और कृषि, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, उसके बाद से श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले आदि शामिल होते थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। तो दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार और श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, उसके बाद से ये आपका हो गया शिकारी, भोजन संग्राहक, निर्धन थे। ये देखिए, पुरोहितों के लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था जिन्हें वर्ण कहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य होते थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का होता था जो वेदों का ज्ञाता होता था, यानी कि अध्यापन का कार्य करता था, यज्ञ करवाता था। और उनके लिए उपहार भी उससे मिलते थे। आज भी ऐसा ही होता है। दूसरा स्थान शासकों का था जो क्षत्रिय कहे जाते थे और उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। और तीसरा जो होता था वो वैश्य होते थे। और वैश्य का काम क्या होता था? वैश्य का काम होता था पशुपालन करना। देखिए यहाँ पे वैश्य का काम कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापारी आदि आते थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ में भाग ले सकते थे। और अंतिम स्थान शूद्रों का था। यह तीनों वर्णों का सेवक होता था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्र में ही रखा जाता था। आप इसको ध्यान में रखिएगा। महिला तथा शूद्र को वेदों के ज्ञान यानी कि वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, इसको आप देख लीजिए। देखिए, गंगा यमुना के क्षेत्र में रचे गए ग्रंथ ऋग्वेद, उसके बाद से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो थे उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, पुरोहितों द्वारा रचित यह ग्रंथ है। आपको यह बात ध्यान में रखनी है। अनुष्ठानों के संपादन की विधियाँ इसमें बताई गई हैं। साथ ही इसके अलगाव में सामाजिक नियमों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। और समाज के समूह की बात करें तो पुरोहित, योद्धा, वैश्य और शूद्र। पुरोहित जो होता था, आपको पहले मैंने बता दिया कि वो यज्ञ करवाता था, उसके लिए उसको उपहार मिलता था। ये जो क्या कहते हैं योद्धा होता था, योद्धा जो होता था वो रक्षा करता था लोगों की, वहाँ के क्षेत्र की, जिसके लिए उसे कर मिलते थे, तमाम सारी सुविधाएं मिलती थी। वैश्य जो होता था वो पशुपालन, कृषि करता था। और शूद्र जो होता था इन सभी का सेवक होता था। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसके बारे में। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए आमतौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती है। और बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों को कुछ शिल्पकार, शिकार तथा भोजक संग्राहक शामिल थे। साथ ही वे लोग भी आते हैं जो शवों का दफनाया जाना, जलाए जाने का काम करते हैं। यानी कि इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। अगर जो इन लोगों से संपर्क करते थे वे अपवित्र माने जाते थे। कई लोग ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको है। कई लोग छुआछूत की आलोचना करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग मान ही गए थे वर्ण व्यवस्था को। तो जो वर्ण व्यवस्था का विरोध करता था उसे भी शूद्र में डाल दिया गया था। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। क्योंकि वहाँ पे इस तरह का था, इसलिए वहाँ के लोग ये नहीं मानते थे। अब देखिए, औरत और शूद्र को उनको अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, अध्ययन अध्यापन का अधिकार नहीं था। आपको मैंने पहले ऊपर ही बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महायज्ञ करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपद के राजा हो गए। माना जाता है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ जन से बसने की जगह को माना जाता है। पुरोहितों ने इन
जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली, पुराना किला उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजीखेड़ा इसके प्रमुख हैं। और खुदाई से पता चलता है कि झोपड़ियों में औरतें और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे और वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, गन्ना भी यहाँ पे उगने लगा था। पहले गन्ना नहीं था। तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आहूत, शिल्पकार, शिकारी और निर्धन, खाद्य संग्राहक, ये सब जो लोग थे इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। और पुरोहितों के कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते थे जिन्हें चित्रित धूसर पत्र के रूप में जाना जाता था। मतलब जो पुरोहितों को मिलता था बर्तन, उसको चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था। आप इस बात को जहन में बैठा लीजिए। जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया, आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या फिर इसी तरह अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि बाद में आपको आसानी हो पढ़ने में। अब देखिए, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया उत्तर भारत का, जो वो है। देखिए, ब्राह्मण द्वारा बनाए गए नियमों की आलोचना। राजा स्वयं को पुरोहित से ऊपर मानता था। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण अनुचित है, ये ऐसी धारणा थी लोगों में। उसके बाद व्यवसाय के आधार पर भेदभाव उचित नहीं है। अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबको है। छुआछूत की आलोचना भी की गई थी। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। महाजनपद से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, करीब 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। आप मानचित्र 4 में इसको जाके देख सकते हैं। अधिकतर जनपद की राजधानी जनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर ईंट आदि की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। क्यों बनाई जाती हैं दीवारें? सुरक्षा के लिए। अब देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुछ इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता कम थी, पुरोहितों का प्रभाव सीमित था। जहाँ सामाजिक आर्थिक असमानता कम थी, वहाँ पर पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था। आप इस बात को याद रख लीजिए। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची ऊंची प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी प्रसिद्धि का भी प्रमाण देते थे। आप जान सकते हैं यह भी कि जब राजा क्यों इस तरह से कर रहे होंगे। ये देखिए, आप इस नक्शे को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने उसमें। और आप इसमें कौशाम्बी कहाँ है, जो अवंती, ये देखिए यहाँ पे उज्जैन, ये सब कुछ ज़िले हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। आइए इसको देखते हैं। जनपद, जन से बसने की जगह को जनपद कहा जाता था। अब राजा जन का राजा न होकर जनपद का राजा में बदल गया। जनपद की जो वहाँ पे खुदाई में जो साक्ष्य मिले, वहाँ झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कृषि, जौ, बाजरा, मक्का, गन्ना, सरसों आदि उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो मेरठ, हस्तिनापुर, एटा, अंतराजीखेड़ा, दिल्ली का पुराना किला, यहाँ सब इसमें मिले हैं। व्यवसाय कृषि था, पशुपालन था, बर्तन बनाना था, चित्रकारी थी, और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया, चित्रकला थी। साथ ही सरल रेखीय ज्यामिति भी यहाँ पे इस तरह की चित्रकारी की जाती थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। जनपद देखिए, 250 साल पूर्व जनपद अधिक इम्पॉर्टेंट, इसलिए महाजनपद बन गया। अधिक महत्वपूर्ण हो गया तो महाजनपद बन गया, जनपद महाजनपद बन गया। उसके बाद से किलेबंदी होती थी। क्यों होती थी? राजा अपनी समृद्धि का इससे परिचय देते थे। साथ ही शक्तियों के प्रदर्शन हेतु वाह आक्रमण से बचने के लिए इस तरह की क्रियाएं की जाती थी। इस तरह से निर्माण किया जाता था और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। मैंने पहले बता दिया। अब राजा सेना रखने लगे क्योंकि उनके पास जब पैसे हो गए, जब उनको ऋण मिल वहाँ से क्या कहते हैं कर मिलने लगे तो सैनिक रख लेंगे। सिपाहियों को नियमित वेतन
देकर पूरा सार रखा जाता था उनको। इस तरह की आप घटनाएं देखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा, ये देखिए आप, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। उस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए राजा अस्थायी सेना की स्थापना आरंभ कर देता है, नियमित वेतन देने लगता है और सिक्कों आहत सिक्कों के भी सिक्कों के रूप में भुगतान करता है। तो इस तरह की घटनाएं अब आपको देखने को मिलने लगेंगी। तो इसका मतलब है अब सिक्के की बनाने की शुरुआत भी आपको देखने को मिल रही होगी। अब देखिए थोड़ा सा कर व्यवस्था देख लेते हैं। कर की आवश्यकता राजाओं को क्यों होती थी, इस पर अगर टिप्पणी करें, हालांकि ये मेंस का टॉपिक है लेकिन पढ़ लेते हैं। महाजनपदों के द्वारा विशाल किले बनवाए गए थे, बड़ी सेनाएं रखी जाती थी, इसलिए प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद को राजा द्वारा समय समय पर उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से उसे कर वसूल भी किया जाता था। साथ ही फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। पराय उपज का 1/6, इसको याद रखिएगा, पराय उपज का 1/6 जो हिस्सा होता था कर के रूप में निर्धारित किया जाता था और इसे भाग कहा जाता था। मतलब जो कर होता था उसे प्राचीन काल में भाग कहा जाता था। आप इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, तो आपके लिए आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे आखेट का जो संग्राहकों को जंगलों से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। मतलब जो लोग आखेट करते थे, जो लोग शिकार करते थे, उनको जंगल में जो शिकार करते थे वो वस्तुएं देनी पड़ती थी राजा को। अब आइए देखते हैं हम कृषि के में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। हल से फाल तक लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीनों को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल के समान जोते जा सकते थे। इस तरह की क्रियाएं शुरू हो गई थी। इसका क्या कारण था, कृषि में परिवर्तन का क्या कारण था, इसको अगर हम देखें तो यही सब इसमें लिखा है। देखिए हल का लकड़ी जब था तो उसमें आपको जानते हैं जुताई में काफ़ी दिक्कत होती थी, टाइम लगता था। लेकिन हल जब लोहे में बन गया तो कृषि का अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उपज में वृद्धि हुई। देखिए धान के पौधे का रोपण, जिससे ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे, उपज बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, साथ ही अधिशेष हो गया। अब फिर व्यापार चालू हो गया। कोई भी चीज़ जब बचेगी तब ना आप व्यापार करेंगे। जैसे आप अपने खेत में धान गेहूँ अगर उगाते हैं तो अगर बचेगा तब ना बेचेंगे। तो यही सब घटनाएं तब होने लगी थी। अब देखिए कुछ हम मगध के बारे में जानते हैं और ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मगध देखिए सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो था वह मगध था। और इसका देखिए गंगा सोन नदी के किनारे या बहती हुई नदियों के किनारे है। इससे क्या लाभ होगा, देखिए सिंचाई की व्यवस्था है, तो यहाँ पर अधिक धान की उपज होगी, फसलों की उपज होगी। साथ ही जब अधिशेष होगा तो आप व्यापार करेंगे और कहीं ना कहीं आप यातायात के लिए भी यह लाभ के लिए था, क्योंकि ज़्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता था। और विस्तृत घने जंगल भी इससे बने, क्योंकि जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर जंगल आप लगा सकते हैं आसानी से। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हुई। आप देखिए इसको भी पढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। देखिए यातायात, जल वितरण, ज़मीनों को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, हथियार बनाने के लिए उपयोगी वस्तुएं यहाँ पर मिली, अयस्क की खदानें मिली, ऐसी ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं और इसमें ये देखिए, जिससे देखिए ये सब मैंने आपको बता दिया है। लोहे को मिला, हथियार बनने की सुविधा हो गई। देखिए यहाँ पे बिंबिसार तथा अजातशत्रु बहुत शक्तिशाली मगध के जो दो राजा थे उनको बिंबिसार और अजातशत्रु को माना जाता है। अब देखिए बिहार के राजगिरी में कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। उसके बाद पाटलिपुत्र यानी कि पटना इसकी राजधानी हो गई। ब्यास नदी के किनारे स्थित है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है और बाकी आप आराम से पढ़िएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए मगध जनपद का मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया है। मगध महाजनपद शक्तिशाली शासक कैसे थे, बिंबिसार और अजातशत्रु मैंने पहले आपको बता दिया। महाजनपद अपना नियंत्रण
उत्तर पश्चिम भाग तक विस्तारित था। सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप की ब्यास नदी के किनारे पर आया, परंतु ये सिपाहियों का मगध के जाने से इनकार कर दिया। देखिए क्यों मगध के जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगध बहुत शक्तिशाली था और उन्हें भय था कि कहीं मगध से हम हार न जाएं। देखिए इसका क्या कारण था, देखिए भयभीत, पहले मैंने बताया, शासकों के पास रथ, पैदल यात्रा और हथियार की विशाल सेना थी। इस कारण कहीं ना कहीं सिकंदर के जो सैनिक थे वो डर गए। अब हम बात करते हैं विजी के बारे में थोड़ा सा, आप ध्यान से इसको पढ़िए क्या लिखा है। देखिए विजी क्या है। देखिए जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य था और मगध ही विज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। मगध ही विज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी और यहाँ अलग अलग किस्म के शासन की थी, जिसके गण या संघ, जिसे गण या संघ कहा जाता था। गण या संघ के कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, इसीलिए इस प्रत्येक व्यक्ति राजा कहा जाता था। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस समय स्त्रियों की दशा कैसी, स्त्री, दास तथा कम्बकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो सभा में बैठकर बातचीत कर और बहस विवाद के जरिए तय किया जाता था इसे क्या करना है और किस तरह से शत्रुओं से निपटना है, इस तरह की जो उसमें थी उसमें किया जाता था। लेकिन उसमें स्त्रियों को, दास और कम्बकारों को भाग लेने का अधिकार नहीं था। गण शब्द का प्रयोग कई राज्य सदस्यों द्वारा समूह के रूप में किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा से इसका वो लिया जाता है। अगर मैं इसका सार आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से था। देखिए विजी की राजधानी वैशाली थी, आपको पता है। यहाँ पे संघ की व्यवस्था सबसे पहले आई। गण संघ में कई शासक होते थे, सभी को राजा कहा जाता था और सभाओं का आयोजन होता था। राजाओं के लोग बैठकर बातचीत, विवाद का निपटान, शत्रुओं से कैसे उनके आक्रमण से बचा जाए। महिला, दास, कम्बकार को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। ये बात मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़िएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल तक पहले तक चला। इसके बाद गुप्त शासकों के गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। यानी कि गण और संघ पर विजय किसने प्राप्त की थी, तो गुप्त शासकों में प्राप्त की थी। अब देखिए ये आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म। आप इसे आराम से लेक्चर को देखिएगा, इसको देखिए। कुछ उपयोगी सब, राजा, अश्वमेध आपको मैंने बताया, ये सब आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अब देखिए यही है, अगर आप इसको आराम से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। और अगला लेक्चर कल आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।